हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। इस नीट के क्रैश कोर्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज फ्रिक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रिक्शन का कुछ बेसिक बेसिक सा पार्ट करके देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस, जो उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, जो उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट के जो क्वेश्चंस होंगे, वी विल मूव टू दैट पार्ट। तो सबसे पहले फ्रिक्शन का बड़ा बेसिक बेसिक सा पार्ट कि फ्रिक्शन क्यों अराइज होती है, वो सारा सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता है। बट जो फ्रिक्शन के जो टाइप्स हैं, अगर मैं फ्रिक्शन के टाइप्स की बात करूं बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आपने पढ़ा होगा कि तीन तरह के फ्रिक्शन है आपके पास। तीन तरह के फ्रिक्शन है आपके पास। द वेरी फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। द वेरी फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। and the third one is and the third one is limiting friction, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तीन फ्रिक्शन है बेटा आपके पास, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक्चुअल में ऑर्डर इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक्चुअल में देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन में ही आपको क्वेश्चंस में जनरली कंफ्यूजन होती है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कब लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगेगा बेटा when there is when there is no relative motion, when there is no relative motion। ये शायद आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसे होगी, जो भी दो सरफेसेस, दो कांटेक्ट सरफेसेस कैसे होंगे, कांटेक्ट में होंगे, उस कॉमन कांटेक्ट सरफेस के क्या रहेगी, ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पैरेलल रहेगी हमेशा। ये बात ध्यान रखना है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इन सच ए वे कि ये क्या करेगा, ये जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करेगा। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये हमेशा कैसा पेयर फॉर्म करेगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा। कैसा पेयर फॉर्म करेगा? एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा। तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास रहेगा। ध्यान रहे कि स्टैटिक फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई वेल डिफाइंड फॉर्मूला है ही नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन के को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अपार्ट फ्रॉम द फोर्स डायग्राम, एफबीडी बनाने के अलावा हमारे पास कोई फॉर्मूला स्टैटिक फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने का बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है वो है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, बेसिकली इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक जो फ्रिक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वही आपकी क्या कहलाएगी बेटा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसको लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। और यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो यहां पर आ गया ये म्यू एस। तो एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस एन। ये जो आपका एफ एल है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो म्यू एस आया है बेटा आपका, दिस म्यू एस इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो है ये यूनिटलेस है और दूसरा ये डायमेंशनलेस भी है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है ये जो म्यू एस की वैल्यू है ये डिपेंड करती है सिर्फ किसके ऊपर, जो भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में उनके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो सरफेस एरिया के इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंड ही नहीं करती, सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है।
सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? वो एक तो जो म्यू एस है उसके ऊपर, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये जो फॉर्मूला है म्यू एस एन, ये देखो कब यूज करेंगे? मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि जब क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, मैक्सिमम वर्ड कहीं क्वेश्चन में आ गया हो, मिनिमम वर्ड अगर कहीं पर आ गया हो, तो वो डायरेक्टली हिंट है कि वहां पर कौन सी फोर्स अप्लाई करनी है आपको, लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज करना है आपको। तो कौन कौन से वर्ड है आप लिख सकते हो कि सर कभी भी ऐसा लिख रखा हो कि जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव, या स्लाइड, या आप कहें कि कोई कभी भी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड आ जाए, या आप कहें कि क्या वर्ड आ जाए आपका, मिनिमम वर्ड आ जाए आपका, ये वर्ड अगर आ गए तो वहां पर 100%, या ऐसा कोई हिंट मिल गया क्वेश्चन से कि जिसमें ये दे रखा हो कि बॉडी जस्ट मूव ही करने वाली है, तो वहां पर हम कौन सा यूज करेंगे? इन दैट केस वी विल यूज द लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस एन, ये डायरेक्टली यूज करेंगे। ये आपका फॉर्मूला हो। काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा कब पिक्चर में आ जाएगा? जब वहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, जब रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो वहां पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। वो वैल्यू क्या हो गई आपकी? म्यू के इंटू एन। म्यू के इज नॉन एज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जनरली जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, या आप कह सकते हो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है जनरली दैट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उस केस में आप क्या कह सकते हो कि जो वैल्यू ऑफ म्यू एस है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ म्यू के। जनरली ऐसा होता है, म्यू एस की वैल्यू जनरली क्या हो सकती है बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि कहां पर लिमिटिंग, कहां पर काइनेटिक। जहां मोशन आ गया, रिलेटिव मोशन आ गया, तो वहां तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गई। और जब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो कॉफिशिएंट यानी कि म्यू के की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा तो वी विल यूज द वैल्यू ऑफ म्यू एस। डन। अब जरा इस पर देखो, मैं छोटा सा इसके साथ आपको एक छोटे से एग्जांपल से स्टैटिक और लिमिटिंग में और काइनेटिक में चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, ये कोई एक ब्लॉक है बेटा, ये कोई ब्लॉक है, लेटेस्ट से 2 kg ब्लॉक है, और यहां से आप कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं। यू आर अप्लाइंग एन हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, और ये जो सरफेस है ये रफ है, तो रफ है तो भैया फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस ब्लॉक की टेंडेंसी इधर मूव करने की होगी। अगर आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन होती है बेटा, तो एक तरीका तो ये है कि आपको जो ठीक लग रही है वो डायरेक्शन मान ले, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू वहां से सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी एज्यूम्ड डायरेक्शन थी फ्रिक्शन की, वो आपने ऑपोजिट मान ली, रिवर्स मान ली। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप ऐसे सोचो कि जब फ्रिक्शन नहीं लग रही है, तो उस केस में इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहां मूव करने की? जिस भी डायरेक्शन में ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी है, फ्रिक्शन उस पर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर लगेगा। ये भी मुझे क्लियर हो गया, बहुत क्लियर हो गया। अब भाई मान लिया कि आपको ये कहा गया कि फोर्स लगा 1 न्यूटन, ब्लॉक अभी भी रेस्ट पर है। ब्लॉक के रेस्ट पर होने का मतलब ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ग्राउंड तो रेस्ट पर है, ब्लॉक भी रेस्ट पर है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। कोई रिलेटिव मोशन अगर नहीं हुआ तो कौन सी फ्रिक्शन लगेगी बेटा? वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी आपकी, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लग गई। अब आप देखो कि इस कैपिटल एफ को कौन बैलेंस करेगा? ये फ्रिक्शन ही बैलेंस करेगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो 1 न्यूटन के इक्वल। डन। अगर एफ बराबर मान लिया कि अब 2 न्यूटन लगा, अभी भी ब्लॉक रेस्ट पर है बेटा, तो आप देखिए कि अभी भी कौन सी फ्रिक्शन लगेगी?
ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रही होगी और अब फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन हो जाएगी। एक बात मुझे ये भी समझ में आ रही है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसी होती है, दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसी फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी कि आप देखिए कि एडजस्ट होती चलेगी, 1 थी फिर 2 हो गई, इस तरीके से। अब मान लिया कि अब आपने फोर्स लगाया 2.6 न्यूटन और ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। अगर ये जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन में है, अब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा। लेकिन इस बार इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 2.6 न्यूटन के बराबर ही होगी और इसकी वैल्यू म्यू एस एन के बराबर होगी बेटा। और अब मान लिया आपने एफ की वैल्यू कर दी 2.8 न्यूटन। अब ये ब्लॉक जो है वो मूव करने लग गया, ये मूव करने लग गया तो बेटा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? इन दैट केस ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होगी आपकी, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होगी। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन ये लग रही होगी, ये गलत बात है। इस बार मुझे सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। वी विल सॉल्व इन द क्वेश्चंस। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा। अगर दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में है तो जिस ब्लॉक की टेंडेंसी मूव करने की उसकी डायरेक्शन पता लगा ली फ्रिक्शन की, दूसरे वाले पर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन और उतना ही मैग्नीट्यूड से काम चला लेंगे बेटा। क्लियर है ये चीज? एक इसमें बेटा अब कुछ छोटे छोटे बड़े बेसिक से कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चंस करते हैं। पहले कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, पहले तो एक छोटा सा टॉपिक करते हैं एंगल ऑफ रिपोज का। एंगल ऑफ रिपोज देखो, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो बेटा लेटेस्ट से कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है आपके पास, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ये रफ सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और इस पर कोई ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होगा, वो मिनिमम एंगल होगा जिस पर ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा, या वो मैक्सिमम एंगल होगा जिस पर ब्लॉक रेस्ट पर या इक्विलिब्रियम में रह सकता। होगा क्या कि जैसे जैसे आप इस ब्लॉक को क्या करना शुरू करोगे बेटा, आप इसको उठाना शुरू करोगे, थीटा बढ़ाना शुरू करोगे, तो एक एक एंगल ऐसा आ जाएगा जिस पर ये जस्ट अबाउट क्या करने वाला होगा, मूव करने वाला होगा। और ये जस्ट अबाउट टू जब मूव करने वाला होगा तो इन दैट केस कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा। वो जो एंगल आएगा उसी एंगल को क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ रिपोज। और इसका जब मैं एफबीडी बनाऊंगा बेटा तो ये आपका क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा। इधर से इन रिटर्न देर विल बी ए नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ से क्या लगेगा बेटा? एक एम जी साइन थीटा कॉम्पोनेंट आ गया एम जी का, और इस तरफ अब एट दिस इंस्टेंट देर विल बी ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो नॉर्मल है, नॉर्मल की वैल्यू बेटा किसके इक्वल होगी? एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो किसके इक्वल है? वो एम जी साइन थीटा के इक्वल होगी बेटा। ये जो थीटा है ये थीटा आर है, इस टाइम पे एंगल ऑफ रिपोज है बेटा। ये किसके इक्वल होगा? म्यू एस एन, और एन की वैल्यू क्या है? एम जी कॉस थीटा आर, एंड इट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा आर। एम जी से एम जी कैंसिल आउट बेटा, तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि साइन थीटा आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस। आपने इसको इधर कर दिया, and here comes the expression for angle of repose, tan theta r is equal to mu s, or you can say theta r is equal to tan inverse mu s।
ये जो थीटा आर है ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है बेटा, इससे कम एंगल पर स्लाइडिंग नहीं होगी, और जब स्लाइडिंग नहीं होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। इससे ज्यादा एंगल पर ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू द पिक्चर। और जब ये एंगल होगा तो उस टाइम पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। बॉल जो जो ये ब्लॉक है इट विल स्टिल इन अ कंडीशन ऑफ रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है। ये डायरेक्टली ये रिजल्ट हमें याद रहने चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस हो जाएगा। क्लियर है? ओके, देखो बेटा, एक बेसिक सा एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, थीटा एंगल है, और जितने भी मैं एंगल लूंगा दे ऑल आर ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि देयर इज अ चांस ऑफ स्लाइडिंग। यहां पर एक ब्लॉक रखा है बेटा जिसका मास m है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। फोर्स एक इस प्लेन के, इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक फोर्स लगाई F अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा, फाइंड मिनिमम एंड मिनिमम एंड maximum value of F, so that block remains stationary। स्टेशनरी कह ले, इक्विलिब्रियम कह ले बेटा। देखो सर, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में भी हमें काम आएगा, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मिनिमम की क्यों जरूरत पड़ी सर? अगर मैंने यहां पर कोई फोर्स नहीं लगाई, जरा एक बार ऐसे सोचो, इसका एफबीडी बना लेते हैं बेटा, जरा देखो, इसका एफबीडी बना लेते हैं। जब आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, ये आपका एम जी साइन थीटा, इधर क्या लग रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन। और क्योंकि थीटा की वैल्यू थीटा आर से ज्यादा है तो ब्लॉक की टेंडेंसी डाउनवर्ड मूव करने की है इस टाइम पर। अगर आप इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो, रेस्ट पर रखना चाहते हो, तो यू नीड अ मिनिमम फोर्स। अब फिलहाल इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की है, इसलिए मैं पहला केस कर रहा हूं मिनिमम का केस कर रहा हूं बेटा। जब ब्लॉक की टेंडेंसी जस्ट नीचे आने की होगी तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो ब्लॉक कहां पर रह जाए, रेस्ट पर रह जाए। क्लियर है? तो यानी कि जब मैं एफ मिनिमम की बात कर रहा हूं तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि उस ब्लॉक की टेंडेंसी डाउनवर्ड आने की है, वो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स आपका पैरेलल टू प्लेन बट ऑफ यहां लग रहा होगा, यहां लग रहा होगा। और कौन सा लग रहा होगा, लिमिटिंग लग रहा। इन दिस केस ये जो एफ आपने लगाई सर, ये एफ मिनिमम है। मुझे लगता नहीं कि अब क्वेश्चन में कुछ बच गया है करने को। क्या कर दें सर? सर एफ मिनिमम प्लस दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो भैया यहां से एफ मिनिमम आ गया आपके पास। एफ मिनिमम इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा minus of this limiting friction which is equal to mu s n, and the value of n is mg cos theta। तो बेटा ये आपके पास f मिनिमम की वैल्यू आ गई, मैंने यहां से mg कॉमन ले लिया, और ये आ गया आपके पास क्या, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ f मिनिमम। ये f मिनिमम की वैल्यू आ गई।
अब मैं कहता हूं कि आप जरा मैक्सिमम वाला केस विजुलाइज करने की कोशिश करें। मैक्सिमम वाला केस एफ मैक्स। एफ मैक्स में क्या होगा बच्चों? अब आप फोर्स लगाते जा रहे हो, ब्लॉक रेस्ट पर है, फोर्स लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो। एक टाइम अब ऐसा आ जाएगा जब इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहां मूव करने की होगी? ऊपर की तरफ। उसके बाद ये ब्लॉक ऊपर की। आप देखो मिनिमम के केस में ब्लॉक को नीचे आने से रोकना था। अब मैक्सिमम के केस में आप उसको ऊपर की तरफ पुल करते जा रहे हो। एक टाइम आ जाएगा जिस टाइम पर ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर मूव करने की होगी। फ्रिक्शन कहां लगेगा? इस बार डाउन द प्लेन। फ्रिक्शन पलटी मार लेगा उसी टाइम। क्या होगा सर? उस टाइम पर जब मैं एफबीडी की बात करूंगा तो नो डाउट सर ये तो एम जी कॉस थीटा आएगा, ये एम जी साइन थीटा आएगा बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये सर एफ मैक्स आएगा, और इस बार इस तरफ क्या लग जाएगा आपके पास? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो। तो सर यहां से क्या वैल्यू आ गई आपके पास? यहां से सारी चीजें हो चुकी हैं। एफ मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ एल विच इज इक्वल टू म्यू एस एन एंड एन इज एम जी कॉस थीटा। तो भैया ये एफ मैक्स आ चुका है। एफ मैक्स की वैल्यू एम जी कॉमन साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपने डायरेक्शन बदली, यानी कि जो आपने एफ मिनिमम का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया उसी में म्यू एस को जस्ट रिप्लेस द म्यू एस बाय माइनस म्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स। आप अगर यहां पर आप ये सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हुई है, आप इसी एक्सप्रेशन में म्यू एस को क्या कर दो? माइनस म्यू एस से रिप्लेस कर दो। तो सेम आंसर देखो आ गया एम जी साइन थीटा माइनस माइनस प्लस म्यू एस। ये मिनिमम और मैक्सिमम का केस, ये मिनिमम और मैक्सिमम। कोई भी क्वेश्चन जो मिनिमम और मैक्सिमम का आएगा, कोई भी क्वेश्चन जो मिनिमम और मैक्सिमम का आएगा, उस क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहेगा आपका। क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा ही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। देखो भाई, ये सब बाद के क्वेश्चन। चलो अब मैं कुछ पीवाईक्यूज करवा रहा हूं आपको। लेट अस डू। ये सब पीवाईक्यूज हैं, सब जेई मेंस के पीवाईक्यू हैं, नीट के पीवाईक्यूज आप इसके बाद बहुत आराम से कर लोगे, बहुत आराम से। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एट 60 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2। आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है। अरे भैया क्या होगा? एफबीडी जब आप बनाएंगे तो ये एम जी कॉस थीटा, इस तरफ बेटा क्या आएगा? इस तरफ एम जी साइन थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन, इट इज स्लाइडिंग डाउन। काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा, नेट एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा होगा। so the ultimate the equation will be mg sin theta minus this kinetic friction is equal to m into a, और a की वैल्यू है बेटा g/2। mg sin थीटा माइनस ऑफ म्यू के, म्यू के की वैल्यू पता लगानी है, म्यू के इंटू एन। एन क्या है बेटा यहाँ पर? एम जी कॉस थीटा। इट इज इक्वल टू एम जी बाई टू। यहां से हम क्या करते हैं कि एम जी कॉमन लिया, साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्रीज √3/2 माइनस म्यू के, एम जी बाहर जा चुके, कॉस 60 डिग्रीज 1/2 एंड इट इज इक्वल टू एम जी बाई टू। एम जी ने एम जी को कैंसिल कर दिया, और भाई यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ चुकी है बेटा? म्यू के बाई टू इज इक्वल टू, अच्छा देखो, टू 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 भी कैंसिल आउट हो चुका, टू 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 भी कैंसिल आउट हो गई। तो यहां से तो वैल्यू आई गई,
के इज इक्वल टू √3 - 1, ये वैल्यू आ गई √3 - 1। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आया हुआ क्वेश्चन है पीवाई। होप आपको समझ में आ गया, हो भी गया होगा। अब साथ साथ करते रहें। Okay, now let us take the another question. A 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 degree with the horizontal axis. The coefficient of static friction between their surfaces is, मुझे लगता है बड़ा सिंपल सा हो गया। कह रहे 40 डिग्री पे बिगिन, 45 डिग्री पे दे दिया कि बिगिन है, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो सर ये तो एंगल ऑफ रिपोज है भाई, टेन थीटा आर बराबर म्यू एस। तो टेन 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू म्यू एस √2 आंसर √1/√2 आंसर। तो 1/√2 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप घबराना नहीं है, 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, √2 की वैल्यू 1.7 डिवाइडेड बाय आप 2 कर दें इसको जी। 1045 तो 1 ही है ना यार। ओहो, मैंने बहुत भारी आप भी कर सकते हो। म्यू एस की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी ना, 1045 इज 1, बिल्कुल ठीक। डन, आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे दिया था जस्ट बिगिंस टू, इसीलिए मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर पाया। अब अगर एग्जाम में वो एफबीडी बनाकर करने लगोगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल कभी भी आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है नीट में। A given object is a given object takes n times time to slide down 45 degree rough inclined plane as it take the time to slide down and ओके ओके ओके, सुनो क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिसमैच है, आप मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्टली समझाता हूं। आप पहले तो एक बात देखिए कि आपके पास दो सरफेसेस है, दो इंक्लाइन प्लेन है, एक स्मूथ सरफेस है और दूसरा आपके पास रफ सरफेस है। ऐसा है, जो इंक्लाइन प्लेन है ये प्लेन वाला भी 45 डिग्री पर है बेटा, और ये वाला भी आपका 45 डिग्री पर। अब यहां से कोई ब्लॉक आ रहा है, वो यहां से यहां आने में मान लेते हैं उसको कितना टाइम लगता है, टी टाइम। अगर रफ सरफेस पर आएगा उतना ही एंगल है, रफ सरफेस है, इट विल टेक सम मोर टाइम, क्योंकि उसको फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना है। उसने कहा कि इस बार कितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम वहां पर लगा उसका एन टाइम्स लगा, एन टी लगा। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे करें भाई, कुल मिलाकर के फ्रिक्शन का छोटा सा रोल है, इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स। ये बेटा आपका एम जी कॉस थीटा, ये आपका एम जी साइन थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के अगर आप बात करें तो यहां पर कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा। मान लो कि इसको कितनी लेंथ चलनी है बेटा, एल लेंथ चलनी है। तो एल इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, यू इज 0, हाफ ऑफ ए इज जी साइन थीटा, जी साइन 45 इंटू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तो बेटा एल इज इक्वल टू आपका आ गया 1/2 जी साइन 45 डिग्रीज 1/√2 इंटू टी स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन। जब ये इंक्लाइन प्लेन पर चलेगा बेटा तो इस तरफ आप देखो, इस तरफ तो एम जी साइन थीटा लगेगा, लेकिन इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो कितना लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर के जो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी बेटा, वो आप देखें वो कितनी आएगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, है ना। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, जी कॉमन आ गया, साइन थीटा माइनस। तो ए की वैल्यू आप सॉल्व कर लें, साइन 45 इज 1/√2 माइनस म्यू के अगेन इट इज 1/√2। तो ये बेटा कितना आ गया आपका, g/√2 एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू के। इस बार डाउनवर्ड जब उसको चलना है तो अभी भी लेंथ एल ही चलनी है आपको, क्यों अभी भी 0 ही है आपका, एंड इट विल बी हाफ ऑफ ए
ए की पूरी वैल्यू पुट कर दो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी इज व्हाट n टाइम्स n टी का स्क्वायर। यहां भी एल है उधर भी एल है, दोनों को इक्वेट कर दो। जब आप इक्वेट करोगे तो देखो क्या बनेगा, हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट, जी बाई रूट टू से जी बाई रूट टू कैंसिल आउट, ये टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरफ वन बचेगा, इस तरफ बचेगा वन माइनस म्यू के इंटू एन स्क्वायर। अब आपके पास बेटा आंसर आ चुका है, वन माइनस म्यू के इज इक्वल टू वन बाई एन स्क्वायर, और वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू के। दिस इज द आंसर। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए, वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर ऑप्शन, वन माइनस वन बाय एन स्क्वायर, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। डन, ओके okay, now let us take the another question. Consider a block and trolley system as shown in the figure. If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surfaces, बेटा यहां पर म्यू की वैल्यू गिवन है आपको, आपको इस सिस्टम की एक्सेलरेशन बतानी है, बाकी सब मासलेस है। देखो भैया ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे 60 न्यूटन लगेगा, यहाँ टेंशन लगेगा, यहाँ टेंशन लगेगा, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ कितना लगेगा, म्यू के इंटू एन लगेगा, यानी कि म्यू के इंटू 200 लगेगा, एन इज 200। तो भैया आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, तो म्यू के की वैल्यू भी गिवन ही है आपको। देखो अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो इक्वेशन देखो क्या बन सकती है, एक इक्वेशन तो ये बनेगी, इसका वेट 60 न्यूटन डाउनवर्ड, और इस तरफ टेंशन, और ये ब्लॉक डाउनवर्ड आएगा, लेटेस्ट से इसकी एक्सेलरेशन ए है बेटा। तो द इक्वेशन विल बी 60 माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप इस ट्रॉली की इक्वेशन बनाएंगे बच्चे, तो क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, टी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज 200 इंटू म्यू के, and the value of mu k is 4 by 100, and it is equal to mass into acceleration. तो t minus 8 is equal to 20a, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, 60 minus t is equal to 6a। ठीक है, ऐड कर दें आप, तो ये आपका कितना बना बेटा, 52 is equal to 26a। तो आई गेस a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आपके पास। द वैल्यू ऑफ a इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी, ऑप्शन क्लियर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बेटा ये इस तरह का। देखो क्या क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y इज इक्वल टू दिस। कहा कि कोई ये इस तरह की शेप में है जनरली, यानी कि ये वाली शेप कुछ इस तरह की मिलेगी आपको, इस तरह की शेप मिलेगी। ये मान लो एक्स एक्सेस, ये इधर वाई एक्सेस, कुछ इस टाइप का ये शेप है इसकी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.5 है। कह रहे मैक्सिमम हाइट जब तक इस ब्लॉक की स्लिपिंग ना हो, ये बताना है आप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। मान लो कि भाई ये ब्लॉक यहां आ गया, और अब यहां पर क्या होने वाली है, इसकी स्लिपिंग होने वाली है। क्या होने वाली है, स्लिपिंग होने वाली है। अगर स्लिपिंग होने वाली है तो बेटा इसका देखो एफबीडी कैसे बनेगा, कैसे बनेगा कि ये बना सर इसका क्या, एम जी कॉस थीटा। आप कहोगे सर ये थीटा कौन सा है, मैंने यहाँ टेंजेंट बना दिया, ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा। ये आपका क्या आ गया, एम जी साइन थीटा। ये क्या आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, और इस टाइम पे जस्ट इसके अलोंग क्या लग रहा होगा आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तो एंगल ऑफ रिपोर्ट जैसा है सर। आप इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो आपको तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि सर टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, म्यू एस। याद करो बिल्कुल सेम हूबहू इक्वेशन बनाई थी अभी हमने।
कि अगर ये यहां पर ऐसे ये ना दे करके ये ऐसा गिवन हो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिस मर्जी शेप का आए, बॉडी जस्ट स्लाइड करने वाली है ना, तो आप जो टेंजेंट बनाओगे ना, जो भी आपने टेंजेंट बनाया वो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस ही आएगा, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अब सर tan थीटा कैसे निकालूं? आपको क्वेश्चन में गिवन है इस पाथ की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 4। tan थीटा क्या चीज है? स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ द कर्व। और वो कैसे आता है सर? वो तो dy बाय dx आता है, और म्यू एस 0.5 गिवन है, आई थिंक तो 1/2 हो गया सर। dy बाई dx तो निकाला जा सकता है सर। dy बाई dx इज इक्वल टू 2x/4 एंड इट इज इक्वल टू x/2। तो यहां से क्या आ गया? dy बाई dx की वैल्यू बेटा x/2, इट इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1। यानी कि इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट पता लग गया सर। तो यार यही तो मैक्सिमम हाइट है इसकी। जब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू यहां से आएगी, आगे y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1/4 दैट इज 1/4 1/4 सी आंसर नेक्स्ट। जब भी आपको इस तरह का कर्व की इक्वेशन दे रखी हो, जब आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी हो बेटा, उस केस में आपको सिंपली क्या करना है? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप कैसे आएगा? dy बाई dx। ये dy बाई dx निकालूंगा, जैसे ही आप इसमें वैल्यू को प्लग इन करेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू वापस से इस ग्राफ में इस इक्वेशन में डाल देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो y आया है यही आपकी मैक्सिमम हाइट भी है, यही आपकी मैक्सिमम हाइट भी है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये शायद मैंने जस्ट अभी क्वेश्चन किया था, आपको करवाया भी था ये क्वेश्चन कि F1 वो फोर्स है जो जस्ट इसको क्या कर रही है बेटा, आप पढ़ें। ब्लॉक ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस एज शोन इन द फिगर। F1 is the force required to just move the block up the inclined plane। यानी कि F1 is F max। और दूसरा क्या है? F2 is the force required to just prevent the block from the sliding down। तो जब स्लाइडिंग डाउन के केस में तो आपने फोर्स ऊपर लगाया, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगा। जो क्वेश्चन हमने अभी किया था बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है, आप चाहो तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पहला देखो F1 वाला केस बेटा, क्या कहा है इसके, क्या कहा है इसने? क्या कहा? F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप। ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है, F1 फोर्स लगाया, तो जब ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है ऊपर, तो फ्रिक्शन कहाँ गया? डाउनवर्ड। तो सर ये यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई, ये इधर क्या लगेगा आपका? mg sin थीटा लग रहा होगा सर, और ये क्या लग रहा होगा? mg cos थीटा। तो सर F1 की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी mg sin थीटा प्लस म्यू एस एन 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 इज mg cos थीटा। और सर F2 इसके बिल्कुल विपरीत, बस आपको म्यू की वैल्यू क्या करना है? माइनस करनी, क्योंकि फ्रिक्शन इस बार उसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, माइनस साइन आ जाएगा। वो क्या आएगा? mg sin थीटा माइनस म्यू एस mg cos थीटा, यही तो आएगा। आपसे क्या कहा है? मॉड ऑफ F1 माइनस मॉड ऑफ F2। यानी कि ये मैंने मॉड ही तो मैग्नीट्यूड तो लिखा है, इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। मॉड ऑफ F1 माइनस F2, देखो क्या बच रहा है बच्चों? म्यू एस mg cos थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या बन गया? 2 म्यू एस mg cos थीटा। बताओ क्लियर हुआ क्या? तो आपका आंसर आने वाला है 2 म्यू एस इज 0.1 यानी कि 1/2, m इज 5, g इज 10 एंड cos 30 इज √3/2। से 2 कैंसिल आउट, 2 5 10, 25 √3, 25 √3 दिख गया ऑप्शन। लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन, कहीं कोई घबराहट वाली बात नहीं, सब पढ़े हुए क्वेश्चन आपके, सब पढ़े हुए क्वेश्चन। देखो ये देखिए आप,
ये क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कोई बॉडी है बेटा, ये इनिशियल स्पीड है इसकी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर, अच्छा इसका मास भी गिवन है, कोई बात नहीं, 10 किलोग्राम। 5 सेकेंड के बाद ये रेस्ट पर आ जाती है। ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, अरे भैया देखो, जब बॉडी मूव कर रही है ना, बॉडी मूव कर रही है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यार, और वो किसके बराबर होता है, वो म्यू एस एन के बराबर होता है। तो म्यू एस एन, तो यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस एन इज एम जी, यहाँ तो सिंपल एम जी है और कोई दूसरी फोर्स ही नहीं है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण से एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, एम ए बराबर म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल आउट, ए बराबर म्यू जी। इस ब्लॉक पर हमेशा, मूविंग ब्लॉक ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी, सॉरी जो एक्सेलरेशन लगेगी दैट इज म्यू जी। ये रिटार्डिंग मोशन है। तो ई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400, 2 इंटू ए इज माइनस म्यू जी, जी इज 10, और एस की वैल्यू भी शायद इसने क्वेश्चन में कहीं तो गिवन है क्या, नहीं टाइम दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब की जरूरत नहीं, v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80 बेटा, v इज 0, u is 20, a is minus of mu into g, g is 10 into time, time is 5, so mu is equal to 2 by 5, 0.4, 0.4 ऑप्शन बी। ये सब क्वेश्चंस आप वो कर रहे हो जो जेई मेंस में आए हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप नीट के पीवाई क्यूज छोड़ दोगे, बड़े आराम से हो जाएंगे सारे के सारे। ये वाले क्वेश्चन देख, कह रहा है कि सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ दिस एंड दिस प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल एज शोन इन द फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज दिस, the maximum horizontal force that can be applied to the block of mass capital M so that the block moves together will be। इस तरह का क्वेश्चन करें उससे पहले इस तरह के क्वेश्चन का एक थ्योरेटिकल पार्ट हम कर देते हैं, इस तरह का एक थ्योरी वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं इसे एक क्वेश्चन के थ्रू, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम पूरा डिटेल डिस्कशन कर देते हैं इसे एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी। इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं हम लोग। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, नीचे वाले ब्लॉक पर कोई फोर्स लगाई जा रही है कैपिटल एफ। अब क्या क्या कहानी बन सकती है बेटा, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि आपने फोर्स लगाई, ये नीचे वाला ब्लॉक ही नहीं चला, ये पहली, और जब तक नीचे वाला ब्लॉक नहीं चलेगा ऊपर वाला ब्लॉक चल ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक को तो इसका फ्रिक्शन ही चला सकता, क्योंकि आपने तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई नहीं। ऊपर वाले ब्लॉक को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कौन चला सकता है, वो फ्रिक्शन चला सकता है। तो अगर नीचे वाला ब्लॉक नहीं चला तो बिल्कुल ध्यान में रहे ऊपर वाले ब्लॉक को भगवान भी नहीं चला पाएंगे। समझ में आ गई ये बात, तो नीचे वाले ब्लॉक का चलना बहुत जरूरी है, ये पहला पार्ट। यानी कि नीचे वाला ब्लॉक अगर नहीं चला तो ऊपर वाले की भी एक्सेलरेशन 0, वहां पर भी फ्रिक्शन 0। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अब ये चलना शुरू कर दे,
लेकिन अब ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक कैसे चलें, वो साथ साथ चलें। कैसे चलें बेटा? साथ साथ चलें। साथ साथ चलने का मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। और तीसरा केस बन जाता है कौन सा, कि आपने फोर्स लगाया, ऊपर वाले की अलग एक्सेलरेशन, नीचे वाले की अलग एक्सेलरेशन, यानी कि रिलेटिव मोशन आ गया, दोनों ब्लॉक साथ नहीं अलग अलग चलेंगे। नाउ हाउ वी विल डिसाइड कि कब क्या होगा? देखो आपको एक बात बता देता हूं बेटा, जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आए, जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूर निकाल, कि हमें ये पता तो लग जाए कि कितने पर चल सकती है। और ध्यान रख, कोई भी फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा किसी भी ब्लॉक पर नहीं लग सकती। ठीक है, तो सर यहाँ 2 और 4 6 कीजिए, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस सरफेस पर वो कितना लग सकता है, कितना लगेगा? इनफैक्ट 60 न्यूटन। यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कितना लगेगा बेटा? वो 20 न्यूटन लगेगा बेटा। कितना लगेगा? 20 न्यूटन। और यहां कितना लगा? 60 न्यूटन। कैसे आया? 4 + 2 6, टोटल 60, यहां से 20 केजी का आएगा, ये आ गया। यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? वो म्यू एस इंटू एन, यानी कि यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन 12 न्यूटन हो सकता है। होगा कितना, वो बात की बात है। सर यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो 0.5 इंटू 20 यानी कि 10 ही हो सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? चलो, यानी कि नीचे वाले ब्लॉक को चलाने के लिए मिनिमम मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए? जो अब यहां पर देखो, जब आप फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, ये चल ही नहीं पाएगा। कब तक? जब तक 12 न्यूटन फोर्स ना हो। तो द वेरी फर्स्ट केस, ये जो है आपका पहला केस आ गया बेटा, केस वन। केस वन, अगर क्या हो गया, इस फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 न्यूटन हुई, चलो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगी मैं उसको F1 से रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, और यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगी उसको F2 से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 न्यूटन है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? उस केस में आपका नीचे वाले ब्लॉक की ऊपर वाले ब्लॉक की दोनों की एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। ऊपर वाले ब्लॉक पर तो फ्रिक्शन 0 होगा सर, क्योंकि फ्रिक्शन तो तभी पिक्चर में आएगा जब वहां पर रिलेटिव मोशन होगा। जब नीचे वाला चला ही नहीं तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। व्हाट अबाउट F1 सर? आपने मान लिया कि 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन 5 लग जाएगा, 8 लगाया तो 8 लग जाएगा, 10 लगाया तो 10 लग जाएगा, यानी कि सर ये लो ना, फ्रिक्शन इज इक्वल टू कैपिटल F। दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट। मुझे नहीं लगता कभी कोई पूछेगा ये पार्ट आपसे, बट पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बनता है वो सेकंड केस बनता है, जब दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे बेटा, वो देखिए आप। देखो, केस नंबर 2। केस टू, केस टू को आप दो बातें कह सकते हो, कि नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। एक बात तो ये हो गई। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि ये जो सिस्टम है दोनों ब्लॉक्स का बेटा, ये एक साथ चलेगा, ये सिस्टम एक साथ चलेगा। एक साथ चलने का मतलब क्या होगा बेटा, कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होंगी। और जब दोनों की एक्सेलरेशन सेम होंगी तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम इसको एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कैसे डिसाइड हो कि कब तक साथ चलेंगे। तो आप एक बात देखिए कि नीचे वाले ब्लॉक पर तो आप फोर्स लगा रहे हैं, आप तो इस पर अनंत फोर्स लगा सकते हैं, इनफाइनाइट फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बेचारे ऊपर वाले ब्लॉक के साथ है। ऊपर वाले ब्लॉक पर तो क्या लग सकता है, ऊपर वाले ब्लॉक पर तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही लग पाएगा, और फ्रिक्शन की तो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड है, वो तो 10 न्यूटन से ज्यादा लग ही नहीं सकता। तो यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक विल डिसाइड कि कब तक साथ चल पाएंगे। कुछ बात समझ में आई आपको? क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर क्या हो सकता है, इसके बाद फोर्स नहीं लग सकती, इस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आएगा वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा साथ के लिए, इसके बाद साथ छूट जाएगा। तो सर वो कैसे डिसाइड करूं? जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रही उस ब्लॉक को पकड़ो। ये 2 kg वाले को पकड़ा मैंने। अब देखो ये वाला ब्लॉक तो इसको आगे लेकर के जाना चाहेगा, भाई साथ अगर चल रहा है तो नीचे वाला ब्लॉक इधर जाएगा ना यार, ऊपर वाला भी कहां जाएगा, इधर। फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन यहां लगेगा, इधर लगेगा क्या? अरे बोलो, गलत बात है। अगर फ्रिक्शन यहां लगा तो यार इसको उधर कौन चलाएगा? फ्रिक्शन इधर बिल्कुल नहीं लगेगा, फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा, तभी तो इसको ये आगे की तरफ चला पाएगा। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यार अगर आप सोचो कि ये रेस्ट पर ये आगे जा रहा है तो रिलेटिव मोशन आ गया, फ्रिक्शन तो क्या चाहेगा, रिलेटिव मोशन ना हो। तो ना हो तो वो कहेगा भैया आगे बढ़ो, तो फ्रिक्शन कहां लगाएगा, इस तरफ लगेगा। उल्टा तरीका सोचने का, एक और तरीके से सोच लो, सर ये ब्लॉक इधर जाएगा, ऊपर वाला रोकना चाहेगा, ऊपर वाला इस पर फ्रिक्शन इधर लगाएगा, ये वापस से उस पर इधर लगाएगा। ये भी एक तरीका है। कुछ बात समझ में आई क्या? आप देखो कि अगर आपने गड़बड़ कर भी दी होती तो जब आप एफबीडी में इक्वेशन बनाते तो कहानी समझ में आ जाती, एक्सेलरेशन इधर फ्रिक्शन इधर, गड़बड़ होगी। यही तो आइडिया लगा आपको। तो फ्रिक्शन कहां लगेगी बेटा, यहां पर लगेगी। एफ मैक्स यहां कितना लग सकता है, वो 10 न्यूटन लग सकता है, वो आपने देख लिया है। तो यानी कि इधर ए मैक्स इस ब्लॉक का कितना हो सकता है, वो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। और अगर मैं ये बात लिख दूं कि दिस इज द ए मैक्स फॉर साथ साथ, ये ए मैक्स है किसके लिए, कोई रिलेटिव मोशन ना हो उसके लिए ए मैक्स है ये, इस एक्सेलरेशन तक, यानी कि इससे कम पे तो साथ है ही है। अगर इस तक, इससे कम पे तो साथ है, इस तक, इसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगे, दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो यानी कि सर इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लो सारी चीजें। तो अब यहां तक तो मैं इसको क्या ट्रीट कर सकता हूं, एक सिंगल बॉडी ट्रीट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, इसको एक सिंगल बॉडी ट्रीट की जा सकती है। सिंगल बॉडी अगर मैंने इसको ट्रीट कर लिया तो ये क्या बना बेटा, 4 + 2 इज 6 किलोग्राम, 4 + 2 इज 6 किलोग्राम। और भैया इस पर मुझे एफ मैक्स लगाना है फॉर साथ साथ, एफ मैक्स फॉर साथ साथ। और भैया यहां पर इधर फ्रिक्शन, अब ऊपर वाले का कोई रोल नहीं है, फ्रिक्शन मैंने बताया एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा, तो वो तो इंटरनल फोर्स होगी उन दोनों ब्लॉक के लिए। लेकिन यहां फोर्स लग रही है इस सिस्टम के ऊपर, वो मैक्सिमम कितनी लग रही है, वो 12 न्यूटन लग रही है। इसकी यहां पर ए मैक्स कितनी आ सकती है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ सकती है। इक्वेशन बना दो सर, एफ मैक्स -12 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ मैक्स इज इक्वल टू 42 न्यूटन, एफ मैक्स इज इक्वल टू 42 न्यूटन, यानी कि 42 न्यूटन तक, किससे ज्यादा, किससे ज्यादा, 12 से ज्यादा, 42 से कम, इस रेंज में, इस रेंज में क्या चलेगा, ये सिस्टम पूरा एक साथ चल रहा होगा। कैसे चल रहा होगा ये सिस्टम, एक साथ चल रहा होगा। क्लियर है? यानी कि सेकंड केस जो बना, सेकंड केस जो बना बेटा आपका, होप आपको समझ में आ गया है।
सेकंड केस में फोर्स 12 से ज्यादा लेकिन 42 से कम। इस रेंज में अगर फोर्स आ जाए तो सिस्टम साथ साथ चल रहा है। क्या एक्सेलरेशन 5 ही होगी? नहीं, एक्सेलरेशन 5 तो सर जब आप इतनी लगा दोगे ना 42 तब होगी, इससे नीचे तो अलग होगी। वी विल डिस्कस विद द क्वेश्चन। बोलो ये बात क्लियर है क्या आपको? बोलो क्लियर है क्या? और तीसरा केस, अच्छा, कोई अब आपसे ये पूछ ले, कोई आपसे ये पूछ ले कि सर यहां पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, यहां पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ये तो आपने एफ मैक्स निकाल दिया, चलो क्वेश्चन आएगा, वी विल डिस्कस विद दैट, यहां से समझ में नहीं आ पाएगा आपको। और तीसरा केस बड़ा सिंपल सा हो गया कि तो अलग अलग चल रहे हैं। अरे वो क्या चल रहे हैं? अलग अलग। अगर अलग अलग चल रहे हैं, थर्ड केस, कि अगर आपने जो एफ लगाया वो ज्यादा हो गया किससे? 42 न्यूटन से, तो क्या होगा उस केस? तो कुछ नहीं होगा सर। उस केस में क्या बनेगी बात? उस केस में आपकी क्या बात बन रही होगी? नीचे 4 kg, ऊपर 2 kg, ये 4 kg, ये 2 kg। अगर 42 से ज्यादा लगाए तो अलग अलग चलेगा। ऊपर वाले ब्लॉक पर देखो, अब इस टाइम पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? जो मैक्सिमम लग सकता होगा वो 10 न्यूटन ही लगेगा इस टाइम पर, यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक की, यानी कि इस 2 kg वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा? वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। डन। अब भैया बात करो किसकी? 4 kg वाले की। 4 kg वाले ब्लॉक की बात करो तो आपने फोर्स एफ लगाया, यहां फ्रिक्शन आप देखो 12 ही लग सकता है। ऊपर वाला ब्लॉक यहां पर फ्रिक्शन 10 लगाएगा, और अल्टीमेटली इसकी फिर यहां एक्सेलरेशन A1 आएगी। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी? F-12 + 10 22 डिवाइडेड बाई टोटल मास, दैट इज 4। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डन। कर पाओगे आप इस तरह का क्वेश्चन? अब हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं जो अपने को गिवन है। ये रहा क्वेश्चन, कहाँ गया वो? ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता अब इस क्वेश्चन में कुछ बताया। एम की वैल्यू दे रखी है, दोनों हमने सेम ये क्वेश्चन किया ही था, अभी कर देते हैं। चलो दोबारा से एक बार कैसे करेंगे देख लो। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, कैपिटल एम की वैल्यू कहा है 8 किलोग्राम, इस वाले की कहा है 2 किलोग्राम बेटा। और क्या कहा है आपको? ऑन द स्मूथ टेबल, अच्छा नीचे वाला टेबल स्मूथ दे रखा है इसने। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज, यहां पर म्यू की वैल्यू बेटा क्या गिवन है आपको? 0.5 गिवन है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक, मुझे कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है भैया, कुल मिलाकर के ये देख लो कि ऊपर वाले ब्लॉक को पकड़ो। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना? 20 न्यूटन सर, ये तो स्मूथ है, यहां कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सर 2 kg वाले पर एफ मैक्स, यहां पर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू एस इंटू एन, 0.5 इंटू 20, दैट इज 10 न्यूटन। वो इधर लग सकता है सर 2 kg वाले का। तो सर इसका ए मैक्स कितना आ गया? ए मैक्स इसका 5 आ गया, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन सा हो गया जैसा अभी हमने किया, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर साथ साथ इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन्होंने शायद जी की वैल्यू 9.8 ली है, वो लास्ट में आंसर को हम वो कर देंगे, कोई बात नहीं। ए मैक्स ही आया, दिस इज ए मैक्स फॉर साथ साथ। और इस एक्सेलरेशन तक तो इस पूरे को क्या ट्रीट कर लें आप? एक सिंगल बॉडी ट्रीट कर लें बेटा, ऑफ 10 kg, ऑफ 10 kg ट्रीट करेंगे, ये एफ मैक्स आएगा। और बड़े कमाल की बात, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो 5 ही हो सकती है, लेकिन यहाँ इस बार कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। और आसान क्वेश्चन हो गया यार, ये लो जी, एफ मैक्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। 50 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि 9.8 लिया था, 9.8 लिया था, 50 से थोड़ा सा कम ऑप्शन। बताओ कुछ दिक्कत है? क्लियर? ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि अब आप छोड़ पाओगे, बड़े आराम से कर देंगे, अभी हमने किया। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन पढ़िए, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन भी हमने आज की क्लास में कर लिया है।
कह रहा है कि एन इंसेक्ट इज एट द टॉप एट द बॉटम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डिच ऑफ रेडियस 1 मीटर। अच्छा, इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ऑफ रेडियस 1 मीटर, ऑफ रेडियस 1 मीटर। इट क्रॉल्स अप द डिच, ये ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है ना, ये इंसेक्ट बेचारा चढ़ने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन ये चढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब क्या होगा, ये इंसेक्ट फिसलने वाला हो। तो जब वो इंसेक्ट फिसलने वाला होगा, मान लो यहां कहीं पहुंच गया, उस टाइम पर आपसे क्या पूछा गया है, ये हाइट पूछी गई है, तो अभी क्वेश्चन किया था वैसा सही क्वेश्चन हो गया यार। तो इस टाइम पर क्या होगा, ये तो मुझे डायरेक्टली पता लग गया सर, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर तो म्यू एस हो जाएगा। चलो, तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये तो ठीक है कि टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, और म्यू एस की वैल्यू है 0.75, यानी कि 75/100, 3/4 आ गया। यानी कि मुझे लगता है कि थीटा की वैल्यू भी आ गई आपके पास, वो कितनी आ गई, 37 डिग्री आ गई। अब क्या कहा है, मैक्सिमम हाइट पूछिए यार, अब तो आपसे क्या पूछिए, आपके पास थीटा पता है, आपसे ये मैक्सिमम हाइट पूछिए, लेकिन आपको रेडियस दे रखा है भैया क्वेश्चन। तो देखो जरा ध्यान से, मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, आप सिंपल मैथ्स बच गया है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना बच गया, थीटा। ये लेंथ कितनी है बेटा आपकी, ये 1 मीटर है, ये कितनी है, 1 मीटर है। यहां पर देखो, अगर मुझे ये लेंथ पता लग जाए, मेरा आंसर तो ये है ना यार, ये लेंथ कितनी आएगी, पूरा आर है, इतनी इतनी लेंथ कितनी, पहले इस वाले ट्राइंगल से देखो, ये तो मुझे लगता है कि आर कॉस थीटा है। ये लेंथ कितनी है, आर कॉस थीटा। आपका आंसर, ये हाइट क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो आर मैंने कॉमन ले लिया, विच इज 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 37 तो यार कितना होता है, कॉस 37 इज 4/5, दिस इज 1/5 मीटर। 1/5 मीटर का मतलब 0.2 मीटर हो गया भाई, ये रहा 0.2 मीटर। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम फिर से कर चुके हैं ऐसा, ये क्वेश्चन आप देखिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं जो हमने अभी किया था ना, कि एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी, बिल्कुल सेम वो का वो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये जो अभी हमने पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन, कि दो ब्लॉक सिस्टम है और वर्टिकल वॉल के ऊपर है, उस तरह वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वो देखो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं। लेट अस टेक ए क्वेश्चन, ये 2 kg, ये 1 kg, इधर 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन बेटा, यहां पर म्यू की वैल्यू 0.4, और यहां पर म्यू की वैल्यू 0.2। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आप बताओ क्या होगा, तो पता है, बड़ा आसान कर देता हूं आपके लिए, सब चीजें बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में ले आता हूं अब इसको। आप पहले इसी कंडीशन में एफबीडी बनाओ बेटा, यहां कितना फोर्स लगा, 10 न्यूटन, इसका इधर कितना लगेगा, 20 न्यूटन, ठीक है। यहां 40 लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, 40 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में भी 40 न्यूटन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो सेम है थ्रू आउट। अब आप यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए, नॉर्मल रिएक्शन तो ये म्यू एस इंटू एन दैट इज 40, कितना आया बेटा, 16 न्यूटन।
कितना आया 16 न्यूटन। यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है बेटा, यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है 0.2 इंटू 40 दैट इज 8 न्यूटन। ये सब पता लगा लिया, क्लियर है। अब आप सिंपली क्या कर दें इसको, सिंपली इसको रोटेट कर दें ऐसे, सिंपली इसको ऐसे घुमा दें इसको। जब आप घुमाएंगे इसको बेटा तो ये तो 2 kg का ब्लॉक बन गया, ये ऊपर क्या बन गया आपका 1 kg का ब्लॉक बन गया। इस तरफ देखो 2 kg वाले पे इस तरफ फोर्स कितना लगा 20 न्यूटन, यहां पर कितना लगा 10 न्यूटन। और देखो ध्यान से यहां पर एफ मैक्स, यहां पर एफ मैक्स कितना लग सकता है, यहां पर एफ मैक्स आप निकाल चुके हो 8 न्यूटन। और बेटा यहां पर एफ मैक्स कितना लग सकता है वो आप निकाल चुके हो 16 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है सारा। 0.4 इंटू 40 बिल्कुल 16 यहां लग जाएगा, 0.4 ये 8 यहां लग जाएगा। डन। अब अभी तक जो हमने किया उस पर तो दोनों एक पर फोर्स लग रहा था, अभी भी कहानी वही 3 हो सकती है, चल रहा है ये तो मुझे समझ में आ गया। अब बस ये देखना है कि साथ साथ नया नया कॉन्सेप्ट सिखाना हो, ध्यान से सुनना। बस अब एक बात ये हो सकती है कि साथ साथ चल रहा है कि अलग अलग चल रहा है, ये डिसाइड होते ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो मान लो कि सिस्टम साथ साथ चल रहा है, आप एज्यूम कर लें, आप एज्यूम कर लें बेटा ये सिस्टम कैसे चल रहा है, ये सिस्टम आपका साथ साथ चल रहा है, आप ऐसा मान लें। आप इसको अगर साथ साथ चल रहा है तो इसको एक सिंगल सिस्टम ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि 3 kg माना जा सकता है। और फिर इस पर फोर्स लग रही है 30 न्यूटन बेटा। फिर यहां पर तो अगर चल रहा है तो नो डाउट यहां तो फ्रिक्शन 8 न्यूटन ही लग सकती है, और इसकी एक्सेलरेशन कुछ ए होगी। मैंने माना है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होने वाला है कि नहीं होने वाला, आई विल क्रॉस चेक इट एट द लास्ट। तो भैया इक्वेशन क्या बनेगी 30 माइनस 8 बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन क्या आया 22/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। लेकिन ये एक्सलरेशन तो तब आई जब दोनों साथ साथ माने। अब चेक कैसे करें सर, चलो कोई बात नहीं, किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो, मैंने 1 kg वाले को पकड़ा, मुझे अब ये चेक करना है कि मैंने जो माना वो सही है कि गलत है। 1 kg वाले को लिया आपने, 1 kg वाले पर इधर फोर्स कितनी लग रही है, वो तो 10 न्यूटन लग रही है। फ्रिक्शन कहां लगेगी, इस पर फ्रिक्शन यहां लगेगी, मान लो कितनी फ्रिक्शन लगेगी एफ लगेगी। अब मत मान लेना कि सर वो तो 60 नहीं, वो तो एफ मैक्स है, मैं देख रहा हूं कि मैंने मान लिया एफ फ्रिक्शन लगी। और इसकी एक्सेलरेशन इधर कितनी है बेटा, वो है 22/3 मीटर पर सेकेंड। 10 माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई यहां से 8/3 न्यूटन। क्या यही वैल्यू आई क्या फ्रिक्शन की, सॉल्व करें आप। अरे यही आ रही होगी बेटा, एफ इजिकल टू 10 माइनस 22/3, 30 माइनस 22/8/3। क्या ये है फ्रिक्शन, इतनी फ्रिक्शन यहां लग सकती है क्या, बिल्कुल लग सकती है सर, मैक्सिमम 16 तक लग सकती है। ये फ्रिक्शन तो 16 से क्या है कम है, यानी कि मेरी एजम्पशन 101% सही है। क्या मतलब हुआ, ये सिस्टम साथ साथ चलेगा 22/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। डन। तो अब आप, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे, आप इसको ट्राई करना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है जो भी हमने किया, ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन। देखो ये फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन वही से आ गया, फिर से वैसे क्वेश्चन आ गए। ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, आप ये क्वेश्चन दोबारा से करेंगे। आप पहले इस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं वो करें और फिर नीट के पीवाईक्यूज करें। फ्रिक्शन में जो 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 कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बन सकता था, आई हैव ट्राइड ऑल दैट क्वेश्चंस। आप इस पीडीएफ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।